गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा था तीन निकाय अगर हमारे पास में है, तीन आवेश अगर हमारे पास में है तो उनका हम किस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जापन ज्ञात करते हैं। ये सूत्र अपन ने यहाँ पढ़ा था। इसको आपने करके देखा होगा, इसको खोल के देखा होगा। 6 पद आपको मिले होंगे, जिसमें से 6 पद में से दो पद जो थे वो सेम थे और इसको 2 को बाहर लेके और इधर डिवाइड करना था। तो ये आपने कर लिया होगा। अब अगर तीन निकाय के बजाय, यहाँ तीन निकाय के बजाय अगर n आवेश हों तो n आवेशों के निकाय के लिए यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, Q1, Q2, Q3, Q4 इस प्रकार से n आवेश अगर लाते हैं तो ये 1 से लेकर i और j का मान कहाँ से आ जाएगा, 1 से लेकर n तक। यहाँ पर 3 की जगह क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, और j बराबर i बराबर j नहीं होगा, जो कि कंडीशन हमने यहाँ भी लगा रखी है। तो ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दे रखा है, सीधा सीधा ही है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर, ये जो अपन ने पढ़ा था ये समबाहु त्रिभुज, ये देखो ये समबाहु त्रिभुज है ना। समबाहु त्रिभुज ले सकते हैं अगर इनकी ये दूरियां बराबर हो तो, ठीक है ना। तो ये दूरी कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। मतलब तीनों के जो आर हैं, R12, R31 और R21, तीनों के मान कितने, 3 सेंटीमीटर दे रखे हैं। 3 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल सकते हैं, तो 3 गुणा 10 की घात -2 आ जाएगा। 3 माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम को 3 गुणा 10 की घात -6 कुलाम, -5 माइक्रोकुलाम को भी आप बदल सकते हैं। इस प्रकार 6 माइक्रोकुलाम को भी कुलाम में बदलना है। कुलाम में बदलने के लिए आपको 10 की घात -6 से गुणा करना है। ठीक है, हमें Q1, Q2 और Q3 दे रखा है और R दे रखा है। तो वही किया गया कार्य कितना होगा, और यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो W बराबर U हो जाएगा और U1 प्लस U2 प्लस U3। U1 का मान कितना होगा, K Q1 Q2 बटे R प्लस K Q2 Q3 बटे R प्लस K Q3 Q1 बटे R। तो Q1 Q3 और Q2 के मान हमें दे रखे हैं, तो वो मान हमने लिख दिए। और R का मान हमारे पास में कितना है, 3 गुणा 10 की घात -2। तो K का मान 9 गुणा 10 की घात 9 है। ये R का मान, R कॉमन आ जाएगा क्योंकि तीनों के लिए समान है। और Q1 Q2 Q2 Q3 और Q3 Q1, ये तीनों के मानों के, तीनों के जो आवेश है वो हमने यहाँ लिख दिए। 10 की घात -6 आ जाएगा क्योंकि हमने माइक्रो कुलाम को कुलाम में चेंज कर रखा है, इसलिए। तो यहाँ ये इनकी जब कैलकुलेशन करेंगे, इनको सरल करेंगे, देखिए 5 को 3 से गुणा, 5 को इधर 6 से गुणा और इस 6 को 3 से गुणा। 10 की घात -6, 10 की घात -6, 10 की घात -12 हो जाएगा। यहाँ भी 10 की घात -12 और यहाँ भी 10 की घात -12। 10 की घात -12 बाहर कॉमन आ जाएगा। 3 को 9 से काट देंगे। इस प्रकार से आप इसको सरल करोगे और सरल करने पे जो कैलकुलेशन आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो 8.1 जूल माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली भी संख्या माइनस में है तो इसका गुणा भी माइनस में आएगा और इसका गुणा भी माइनस में आएगा। केवल 36, 18 ये वाला प्लस आएगा केवल, बाकी ये वाला माइनस वाला पद आएगा और ये वाला भी माइनस वाला पद आएगा। तो लास्ट में जो रिजल्ट निकलेगा वो माइनस में, माइनस वाली संख्या बड़ी होगी इसलिए माइनस में निकलेगा। तो ये न्यूमेरिकल आप आसानी से कर सकते हैं। अब दूसरा जो बिंदु है, पहला बिंदु अपन ने पढ़ा था कि किसी भी आवेश को लाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। अब बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा, उसमें क्या था, बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं था। हम पहले आवेश Q1 को लाए तो किया गया कार्य 0 होगा, फिर दूसरा आवेश को लाएंगे तब कार्य करना पड़ेगा, फिर तीसरा आवेश को लाएंगे तब कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि पहले से ही वहां बाह्य विद्युत क्षेत्र मौजूद है, तो इसलिए जब अपन पहले आवेश को लाएंगे तब भी हमें कार्य करना पड़ेगा। बात समझ आ गई। एकल आवेश को लाने पर भी हमें कार्य करना ही पड़ेगा। तो जब पहले से, मान लो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पहले से ही यहाँ पर विद्युत क्षेत्र मौजूद है किसी भी आवेश के कारण, और वो विद्युत क्षेत्र E है और उसके कारण उत्पन्न जो विभव है वो मान लो V है। अब यहाँ पर अगर अपन किसी Q1 आवेश को लाएंगे या किसी Q आवेश को लाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा, विभव भी उत्पन्न होगा। वो विभव उत्पन्न हो रहा है V, ठीक है।
तो यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा वो होगा W बराबर QV। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको कि यहाँ मान लो एक विद्युत क्षेत्र पहले से मौजूद है इतने क्षेत्र में, और हम किसी Q आवेश को, इस Q आवेश को यहाँ ला रहे हैं इस विद्युत क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो विभव कितना उत्पन्न हो रहा है? V उत्पन्न हो रहा है। विभव V उत्पन्न होगा तो हमें कार्य करना पड़ेगा, इस आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बाह्य विद्युत क्षेत्र पहले से मौजूद है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E है। ठीक है, तो इसको यहाँ लाने के लिए W कार्य करना पड़ेगा। W बराबर क्या हो जाएगा? V गुणा Q। क्यों? क्योंकि V बराबर W बटे Q, ये सूत्र अपन ने बहुत बार पढ़ लिया। किया गया कार्य W बराबर V गुणा Q होगा, और V बराबर जो होता है V बराबर W बटे Q। तो W बराबर हो जाएगा V गुणा Q। ये विभव की परिभाषा, विभवांतर की परिभाषा से अपन ने पढ़ा था। तो पहले से अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र मौजूद है, मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दूं, पीछे अपन ने यहाँ पढ़ा था आवेश तंत्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर ये Q1 आवेश था, Q1 आवेश को लाने के लिए कार्य नहीं करना पड़ा। जब अपन दूसरा आवेश लेकर आए Q2 आवेश, तब हमें विभव उत्पन्न होगा ये। ठीक है ना, और ये विभव किसका होगा? इस पहले से आवेश जो पहले से मौजूद है यहाँ पर, उसका विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और उसके कारण उत्पन्न विभव। बात समझ में आ गई? आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि एक ऐसा स्थान जहां विरोध करने वाला कोई नहीं है, वहां अपन Q1 आवेश को लाएं तो Q1 आवेश का विरोध शून्य होगा, तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। वो पहले वाली कंडीशन थी जो अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या है? पहले से क्षेत्र बना हुआ है, वहां पर पहले से विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, किसी भी आवेश का, और वहां उसका विभव भी है। विभव कितना है? V। अब अपन एक आवेश को लाएं Q1 को, या किसी आवेश Q को लाएं, Q को, ये पहला आवेश आ रहा है वहां से हमारे द्वारा, ये यहाँ इस क्षेत्र में पहला ही आवेश आ रहा है, लेकिन इस पहले आवेश को भी आने के लिए कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले से किसी और आवेश का विद्युत क्षेत्र मौजूद है, इसलिए। बात समझ में आ गई अब तो इस पहले आवेश को लाने के लिए भी हमें कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य कितना होगा? W बराबर QV, और यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। ये अपन बार बार पढ़ रहे हैं, तो यही आ जाएगा, U बराबर QV हो जाएगा। अब है बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विआवेश तंत्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब है द्विआवेश, मतलब कि पहले तो अपन एक आवेश को लाएं, फिर अपन दूसरा आवेश को लाएं। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर भी आप ये देखिए कि ये बाह्य विद्युत क्षेत्र पहले से मौजूद है। यहाँ पर अपन पहले आवेश Q1 को लाए, और Q1 आवेश को लाने पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और ये एक विद्युत क्षेत्र मौजूद है। यहाँ पर हम किसको ला रहे हैं? Q1 आवेश को ला रहे हैं। ये Q1 आवेश आ रहा है। अब अपन Q1 Q2 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि अपने को दो आवेश चाहिए। अपन द्विआवेश के लिए, द्विआवेश तंत्र के लिए पढ़ रहे हैं। अब अपन दो आवेश को लाएंगे तो एक को Q1 मान लेते हैं, दूसरे को Q2 मान लेते हैं। तो यहाँ पहले से मौजूद विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? पहले से आवेश की E दे रखी है। ठीक है, और विभव यहाँ पर इसका विभव दे रखा है, इस विद्युत क्षेत्र का विभव होगा कुछ। तो यहाँ से ये आवेश आएगा, Q1 आवेश आएगा, तो कार्य करना पड़ेगा। और किया गया कार्य पहले आवेश के लिए देखो, यहाँ बाह्य विद्युत क्षेत्र में Q1 आवेश को V1 विभव पर लाएं तो किया गया कार्य Q1 V1 हो जाएगा। ये मान लो इसका विभव कितना मान लेते हैं अपन? V1 मान लेते हैं। इसका विभव कितना है? V1 है। ठीक है, तो V1 विभव है, तो हमें कार्य कितना करना पड़ेगा? Q1 V1। ये पहले आवेश का हुआ।
पहले आवेश को अपन ले आए, वो यही है पहला आवेश। अब अपन क्या कर रहे हैं, दूसरे आवेश को ला रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार Q2 को लाने पर किया गया कार्य Q2 V2 होगा। अगर अपन Q2 को लाएं, वहां से अनंत से Q2 को लाएं, तब उत्पन्न हमें जो कार्य करना पड़ेगा वो कितना होगा, Q2 V2 होगा। Q1 को लाने पर Q1 V1 कार्य होगा, Q2 को लाने पर Q2 V2 कार्य होगा। चूंकि Q1 को पहले लाया गया था, Q1 पहले आया था, अतः इसके विरुद्ध किया गया कार्य, इसके विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा, K Q1 Q2 बटे R होगा, तथा उपरोक्त कार्यों का योग इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। दोबारा देखिए इसको कि बाह्य विद्युत क्षेत्र पहले से मौजूद है, अपन किसको लाए, Q1 आवेश को लाए, तो Q1 आवेश को लाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा क्योंकि पहले से यहाँ बाह्य विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब Q को अपन ले आए, Q1 को कार्य करके ले आए, कार्य कितना किया अपन ने, Q1 V1 कार्य किया। ठीक है, अब अपन और किस आवेश को ला रहे हैं, Q2 आवेश को। तो इस Q2 आवेश का विरोध करने के लिए अब दो जने मौजूद हैं। कौन कौन, एक तो बाह्य विद्युत क्षेत्र जो पहले से था, और दूसरा जो हम ले आए थे Q1 को, वो Q1 भी इस Q2 का विरोध करेगा। तो Q2 का विरोध करने के लिए दो जने उपस्थित हैं। Q1 का विरोध करने के लिए केवल एक था, फिर Q2 आ गया, Q1 आ गया, तो Q1 का विरोध केवल इसने किया, बाह्य विद्युत क्षेत्र ने। अब अपन Q2 को ला रहे हैं, Q2 का विरोध करने के लिए ये दो जने हैं, एक तो बाह्य विद्युत क्षेत्र और एक Q1, ये दोनों इसका विरोध करेंगे। बात समझ में आ गई सबके। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र जो विरोध करेगा उसके कारण जो किया गया कार्य वो तो अपन ने पढ़ लिया, ये Q2 V2, और ये जो Q1 विरोध करेगा उसके कारण जो किया गया कार्य होगा वो होगा K Q1 Q2 बटे R। बात समझ में आ गई। जो Q1 Q2 का विरोध करेगा ये अपन ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, और वो होगा K Q1 Q2 बटे R। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र अपन ने पढ़ा था ना, Q1 आवेश के कारण, तो वही सूत्र लगेगा यहाँ। तो ये तीनों चीजें समझ में आ गई। ये तो पहले आवेश का कार्य, पहले आवेश को लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, ये दूसरे आवेश को लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। ये दोनों तो कार्य किस कारण हुए, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है, और ये कार्य किसके कारण हुआ, Q1 आवेश के कारण, जो पहले यहाँ मौजूद नहीं था उसको अपन यहाँ ले आए। अब Q2 को लाएंगे तब ये यहाँ मौजूद रहेगा। तो ये तीनों कार्य क्लियर हो गए, सबके समझ में आ गए। तो ये कुल कार्य कितना होगा, U बराबर, कुल कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा U बराबर Q1 V1, ये पहले आवेश पर किया गया कार्य, Q2 V2 ये दूसरे आवेश पर किया गया कार्य, और K Q1 Q2 बटे R ये Q1 के कारण Q2 पर किया गया कार्य। तो कुल कार्य जो होगा या कुल स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो इन तीनों के योग के बराबर होगी। क्लियर हो गया ये। तो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में है। अब अगर विद्युत द्विध्रुव हो, विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या हुआ कि Q1 और Q2 जो अपन दो आवेश लाए हैं वो विद्युत द्विध्रुव अगर है, पहले अपन प्लस आवेश को लाए फिर अपन माइनस आवेश को लाए। विद्युत द्विध्रुव में क्या अंतर है, केवल Q1 Q2 का मान एक तो प्लस Q आ जाएगा और एक माइनस Q आ जाएगा। ठीक है, तो Q1 पहले तो अपन प्लस Q लेकर आए, तो Q1 की जगह प्लस Q लगा देंगे और Q2 की जगह माइनस Q, Q2 की जगह क्या लिख देंगे, माइनस Q, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, है ना। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2a। तो दूरी r की जगह अपन क्या लिखेंगे, 2a। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबके। तो यहाँ K Q1 Q2 बटे R को अपन ने मान लिया नगण्य। तो हमने क्या किया, ये जो हमारी समीकरण है U बराबर, ये वाले जो समीकरण है U बराबर K ये Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 बटे R। अब इसको नगण्य क्यों माना, नगण्य क्यों माना इसको, उस वो भी एक वो हो ना बात हुई कि एक कारण अपन ढूंढेंगे इसको कि इसको नगण्य किस लिए माना। वो इसलिए माना क्योंकि हम यहाँ पर पहले कौन से आवेश को लाए थे, प्लस आवेश को।
फिर कौन से आवेश को लाए थे? माइनस आवेश को। तो क्या प्लस आवेश जो पहले आया था वो इस माइनस आवेश का विरोध करेगा क्या? नहीं करेगा ना, वो तो उसको आकर्षित करेगा, बल्कि करेगा ना। तो ये अपने आप ही जीरो हो गया, मतलब ये विरोध करेगा ही नहीं। ये जो कार्य था, तीसरा जो अपन ने स्टेप लिख रखा है, ये जो हमने स्टेप लिख रखा है, ये Q1 ने तो विरोध किया था Q2 का, उसका ही तो ये कार्य, ठीक है ना। अब जो Q1 अपन ले रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के लिए, वो Q1 प्लस Q है। तो प्लस Q कभी भी माइनस Q का विरोध नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि विपरीत प्रकृति होने के कारण माइनस Q को बल्कि वो आकर्षित करेगा, तो ये अपने आप ही जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया? तो तीसरा पद अपन ने जीरो क्यों किया? तो हमारे पास में अब केवल दो पद बचे, Q1V1 प्लस Q2V2, ठीक है। तो Q1 की जगह हमने प्लस Q लगा दिया और Q2 की जगह हमने माइनस Q लगा दिया। Q कॉमन आ गया, ये Q कॉमन आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा V1 माइनस V2। V1 माइनस V2 को अपन dV लिख सकते हैं। और इसका एक सूत्र है, V में और E में एक सूत्र अपन मैंने बताया था, विभव में और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, dV बराबर E dr, याद होगा आपके, dV बराबर माइनस E डॉट dr, बताया था ना, E डॉट dr। E डॉट dr जब अपन यहाँ लिखेंगे तो यहाँ डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा। dr का मान, dr का मान क्या है? यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जो कि कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर आप एक स्टेप लिख सकते हो, वो स्टेप आ जाएगा डॉट के रूप में, dV बराबर माइनस E डॉट dr, ठीक है। और इस पर भी आप सदिश लगा दो, क्योंकि डॉट के रूप में तो सदिश आ जाएगा, और इस पर भी आप सदिश लगा सकते हो। अब जब ये डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? cos थीटा। और dr का मान कितना है? dr का मान यहाँ पर है 2 है। dr मतलब दोनों आवेशों, कौन से दोनों आवेश? Q1 और Q2, ये दोनों आवेश प्लस Q और माइनस Q, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2 है। तो dr का मान तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। डॉट हटाएंगे तो आ जाएगा cos थीटा। क्लियर है? और ये सूत्र होता ही है, ये माइनस नहीं है यहाँ, ठीक है। तो dV बराबर माइनस E डॉट dr, ये सूत्र पीछे आया हुआ है, तो इससे ये बन जाएगा। अब समीकरण 2 से इसका मान लगा दो। यहाँ देखो समीकरण 2 में V माइनस V2 की जगह हम क्या लिख देंगे? ये लिख देंगे पूरा। V माइनस V2 का जो मान है, ये वाला मान, वो अपन यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका सूत्र, U बराबर माइनस QE2A cos थीटा। और Q2A को क्या लिख सकते हैं? ये भी पुराना सूत्र है, इसको लिख सकते हैं P। तो ये बन जाएगा U बराबर माइनस PE cos थीटा। तो ये हमारा एक सूत्र बन गया। ये सूत्र किसका है? ये सूत्र किसका है? बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विकण तंत्र आवेश की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, याद रहेगा ये। अगला जो हेडिंग है, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को समविद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर स्थापित किया जाए तो बल आघूर्ण टॉ के विरुद्ध कार्य करना होता है, जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में एक सूत्र है, ये 11वीं क्लास में भी आया हुआ है। सूत्र क्या था? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, पढ़ रखा है ना अपन? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। वो था रेखीय स्थिति के लिए, जब कोई पोजीशन रेखीय स्थिति के लिए होती है तो अपन लिखते हैं बल गुणा विस्थापन। अब यहाँ पर कोणीय स्थिति आ रही है, कोणीय स्थिति अपन घुमा रहे हैं, तो घुमाने पर बल की जगह तो आ जाएगा बलागुण, और विस्थापन की जगह आ जाएगा कोणीय विस्थापन। ये 11वीं क्लास में मैंने बता रखा था आपको कि
कोणीय स्थिति में सभी जो भौतिक राशियां हैं वो कोणीय स्थिति में प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात बल को अपन बलागुण कहते हैं, संवेग को कोणीय संवेग कहते हैं, त्वरण को कोणीय त्वरण कहते हैं, वेग को कोणीय वेग कहते हैं, विस्थापन को कोणीय विस्थापन कहते हैं। ये सब राशि अपन ने पढ़ी है, इनकी अपन ने परिभाषा भी पढ़ी है। तो यहाँ पर अपन कोणीय स्थिति ले रहे हैं, तो कोणीय स्थिति के लिए जो स्थितिज ऊर्जा है वो किए गए कार्य के बराबर होगी, और हमें कार्य ज्ञात करना है। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, लेकिन यहाँ कोणीय स्थिति है इसलिए बल की जगह आ जाएगा बलागुण और विस्थापन की जगह आ जाएगा कोणीय विस्थापन। ये सूत्र आपके समझ में आ गया। यहाँ पर W बराबर टाउ डी थीटा, टाउ डी थीटा होगा। यहाँ इसको मैं थोड़ा ठीक कर देती हूँ। यहाँ पर आप लिखोगे, ये तो है D, इसको D बना लो, D और ये थीटा, टाउ बराबर डी थीटा। इसको क्योंकि समाकलन के रूप में लिया हुआ है ना ये, तो dw बराबर टो डी थीटा, और ये समाकलन का चिन्ह लगा दिया तो यहाँ w बराबर आ जाएगा टो गुणा डी थीटा। टो क्या है? बलागुण। बलागुण का सूत्र अपन ने पढ़ा था, टो बराबर पीई साइन थीटा। पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ रखा था इसको, ठीक है ना। तो टो बराबर क्या होता है? पीई साइन थीटा। ये अपन ने उसमें भी पढ़ा था, 11वीं क्लास में पढ़ा था। टो बराबर उसमें टो बराबर, उसमें वहाँ पी संवेग था, उसमें वहाँ सूत्र दूसरा था। 11वीं क्लास में हमारे पास में फॉर्मूला दूसरा था इसका। ये यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण के लिए अपन ने पढ़ रखा है पिछले वाले चैप्टर में, पीई साइन थीटा। तो टो की जगह है, यहाँ टो की जगह हम ये टो का मान लगा देंगे, यहाँ लगा दिया और ये डी थीटा आ गया। पीई कांस्टेंट है, उसको अपन ने बाहर ले लिया, यहाँ जाएगा साइन डी थीटा। साइन का समाकलन होता है कोस माइनस कोस। साइन का समाकलन क्या होता है? माइनस कोस। ये सूत्र आप याद रखोगे। मैथ्स वाले बच्चे तो जानते होंगे, लेकिन जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो सूत्र आप ये नोट कर लें कि साइन थीटा का समाकलन कोस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, ठीक है। जैसे अपन ने बहुत सारे समाकलन किए हैं ना, एक्स dx का समाकलन किया है तो एक्स स्क्वायर बटे 2 होता है। एक्स के रूप में तो हमने बहुत सारे समाकलन किए हैं। तो इसी प्रकार से साइन और कोस के भी समाकलन के सूत्र होते हैं। लोग का भी मैंने आपको बता रखा है, समाकलन और अवकलन दोनों। लोग का 1/x होता है और 1/x का लोग होता है ना, ये अपन ने किया था। तो साइन का क्या होता है? माइनस कोस, ठीक है। और यहाँ साइन, ये पूरे, इस पूरे की जगह ये समाकलन का चिन्ह साइन थीटा डी थीटा, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा? माइनस कोस थीटा, ठीक है ना। ये समाकलन हो गया। आप कहते हो ना कि समाकलन का चिन्ह कहाँ गया, डी थीटा कहाँ गया, तो ये सब किस में बदल गया? कोस थीटा में बदल गया, माइनस कोस थीटा में। क्लियर है? माइनस का तो आ जाएगा चिन्ह बाहर, तो माइनस तो अपन ने बाहर ले लिया। पीई कॉस थीटा, डब्ल्यू बराबर पीई कॉस थीटा। और कॉस थीटा को अगर अपन हटा दें तो यहाँ पी और ई के बीच में क्या आ जाएगा? डॉट आ जाएगा और यहाँ सदिश का चिन्ह आ जाएगा। तो u बराबर यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो u बराबर आ जाएगा माइनस पी डॉट ई, ऊपर सदिश, या ये सूत्र है ही हमारा, ऐसा का ऐसा। आ गया समझ में? यहाँ पर देखो अपन ने क्या पढ़ा, माइनस पीई कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमने सीधे आघूर्ण के माध्यम से पढ़ा है और वो अपन ने स्थितिज ऊर्जा के अनुसार पढ़ा है। तो अगर हमारा हेडिंग क्वेश्चन जो आता है मेन एग्जाम में, जो क्वेश्चन आता है बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्वि आवेश तंत्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तब तो आप इसको कर दोगे। यहाँ तक तो आपको करना ही करना है। और वही अगर आपको द्विध्रुव के लिए पूछे तो आप यहाँ तक कर सकते हैं इसको, ठीक है, इसके आगे यहाँ तक। और डायरेक्ट पूछे कि विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, जिससे बाह्य क्षेत्र का कोई मान लो मैटर नहीं आता हो, कोई क्वेश्चन नहीं आता हो बाह्य विद्युत क्षेत्र का, तब आप डायरेक्ट यहाँ से करोगे ये वाला। बाकी डेरिवेशन खाली अलग है, सूत्र तो सेम ही होगा। विद्युत द्विध्रुव का जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो तो समान ही होगी। अब इसमें कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगाई है? थीटा बराबर अगर 0 है तो cos 0 का मान कितना होगा? 1 होगा। cos 0 का मान जब 1 होगा तो यहाँ देखिए
इसका मान जब अपन ने 1 कर दिया तो u बराबर क्या आ जाएगा, माइनस पीई। कंडीशन तो आपने बहुत बार लगा रखी है। तो ये u बराबर माइनस पीई, ये मिनिमम होगा। मिनिमम मतलब कम से कम, क्योंकि माइनस में आ गया ना, ऋणात्मक मान है इसका, तो ये स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो, थीटा का मान 180 डिग्री हो, तो कोस 180 का मान कितना होता है, -1। कोस 180 का मान -1। तो यहाँ कोस का मान जब -1 लगाएंगे तो वो वाला, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों प्लस बन जाएंगे। तो u बराबर आ जाएगा पीई, ये प्लस में आ गया, तो ये मैक्सिमम मान होगा, अधिकतम मान होगा। इसको अपन कहेंगे अस्थायी संतुलन की अवस्था। ठीक है। और जब 90 डिग्री होगा, कोस 90 का मान 0 होगा, तो स्थितिज ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब अगला जो बिंदु है वो है समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर बल आघूर्ण टॉ के विरुद्ध कार्य। बल आघूर्ण टॉ के विरुद्ध हमें कार्य लेना है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला वही है, केवल इसमें हमें लिमिट लगानी है। बाकी हमने जो अभी ये डेरिवेशन किया, सेम डेरिवेशन है, इसमें थीटा की लिमिट नहीं लगी हुई, हमने थीटा की लिमिट नहीं लगा रखी ना। उसमें क्या करेंगे, θ1 से θ2, मतलब कि द्विध्रुव पहले से विद्युत क्षेत्र में मौजूद है और उसको अपन घुमा रहे हैं। और कहाँ घुमा रहे हैं, जहां वो घूमना चाहता है उस दिशा में नहीं घुमा रहे हैं, हम अपोजिट डायरेक्शन में उसको घुमा रहे हैं। और अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने पर हमें कार्य करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ के लिए आप डायग्राम देख सकते हैं, ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएं शो कर रखी है, और ये विद्युत क्षेत्र कौन सा है, ई। ठीक है। और ये धनात्मक आवेश है, ये ऋणात्मक आवेश है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a है। अब ये जो प्लस आवेश है, इस पर बल कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, और कितना लगेगा, I बराबर QE। और माइनस आवेश पर जो इधर बल लगेगा वो लगेगा माइनस QE। तो ये जो आवेश है ये इधर घूमना चाहेगा, इधर घूमना चाहेगा। आप देख सकते हैं इसको, ये मान लो विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत क्षेत्र रेखा इधर है, ये विद्युत द्विध्रुव है, ये धनात्मक आवेश है और ये इसका ऋणात्मक आवेश है। ठीक है। और ये आवेश जो है वो इधर घूमना चाहता है, तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है, इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर जो बल लग रहा है वो इधर लग रहा है, वो ऐसे घूमना चाहता है। लेकिन हम इसको कहाँ घुमाना चाह रहे हैं, हम इसको घुमाना चाह रहे हैं ऊपर। ठीक है। यहाँ आप ले सकते हो एक, ये मान लो विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र से ये कोण कितना बना रखा है, यहाँ देखो ये डायग्राम में देखो, ये कोण θ1 है, ये वाला कोण θ1 है। अभी जो कोण बना रखा है विद्युत क्षेत्र से, ये विद्युत क्षेत्र रेखा इधर है, कितने कोण पे झुका हुआ है, θ1 पे। ठीक है। हम इसको कहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर, θ2 पे। ये देखो ऊपर, ये डॉट डॉट वाली जो लाइन दिखा रखी है, हम इसको यहाँ घुमा रहे हैं। ये कोण कितना है, θ2। आ गया समझ में, ये कितना है, θ1, और ये कितना है, θ2। पहले आवेश कहाँ था, θ1 पे था, ये θ1 पे था पहले, देखो यहाँ ये θ1 पे, ये कोण कितना है, θ1 का। अब इसको ऊपर घुमा रहे हैं, कोण कितना हो गया, θ2 हो गया। ये घूमना कहाँ जा रहा है, नीचे, हम इसको कहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। तो वही हमें कार्य ज्ञात करना है। तो हमें θ1 से θ2 तक घुमाया, ये θ1 की पोजीशन है, और हमने कहाँ घुमाया, यहाँ घुमाया, θ2 पे। क्लियर, डायग्राम क्लियर हो गया। सेम डेरिवेशन है, W बराबर टाउ डी थीटा, θ1 से θ2, टो का मान P साइन थीटा, जो अपन ने लिखा था, टो की जगह टो का मान लगा दो, P बाहर आ जाएगा, साइन का समाकलन माइनस कोस हो जाएगा। अभी अभी डेरिवेशन की है। अब हमें लिमिट लगा देनी है, कहाँ, θ1 से θ2। P तो बाहर है ही, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा करते हैं ना, ऊपरी सीमा कौन सी है, θ2। तो ये माइनस कॉस θ2 माइनस, और फिर ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा θ1। इस θ1 को आप इधर ले लो और θ2 को आप इधर ले जाओ, या आप माइनस को कॉमन लेके भी कर सकते हो। माइनस को कॉमन ले लो, पहले बाहर ले लो माइनस को, ठीक है ना। और फिर cos θ2 माइनस cos θ1 आ जाएगा, और फिर cos माइनस को वापस अंदर ले आओ, तो वैसे भी कर सकते हो।
तो अंत में रिजल्ट यही आना है, पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो ये W बराबर आ गया, और यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में भी संचित रहता है, तो यही क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, सीधा सीधा न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, आपको कार्य की गणना करनी है। थीटा दे रखा है और ये दे रखा है आपका विद्युत क्षेत्र, ये दे रखा है, और ये 5 माइक्रो कूलाम इंटू मीटर, 5 माइक्रो कूलाम इंटू मीटर। कूलाम इंटू मीटर किसका मात्रक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो हमें P दे रखा है 5 माइक्रो कूलाम इंटू मीटर। तो माइक्रो कूलाम को किस में बदलेंगे, कूलाम में, 10 की घात -6 कर देंगे। तो 5 गुणा 10 की घात -6 कूलाम इंटू मीटर। ई दे रखा है, थीटा बराबर 0 से अपन कहाँ घुमा रहे हैं, 30 तक। विद्युत क्षेत्र में साम्यावस्था से 30 डिग्री कोण घुमा रहे हैं। तो साम्यावस्था मतलब 0 से और 30 डिग्री तक। तो थीटा 1 तो आ जाएगा 0 और थीटा 2 आ जाएगा 30 डिग्री। कार्य ज्ञात करना है, W बराबर P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। cos थीटा 1 0, ये 30 मान रख दो, कैलकुलेशन कर लो सीधी सीधी। ये सबके मान लगा दिए, √3 का मान आ जाएगा ये, और ये कैलकुलेशन कर ली, ये जूल आ गया। तो सीधा सीधा न्यूमेरिकल है, सीधी सीधी कैलकुलेशन है, छोटी सी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना आप पढ़ोगे। उसके बाद अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ये भी आप देख सकते हैं, इकाई है, विद्युत क्षेत्र की इकाई है, विद्युत जूल होती है, स्थितिज ऊर्जा की इकाई, ठीक है। और एक अन्य इकाई जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी अपन काम में लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल होता है। तो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, या उसके तुल्य होती है। तो यहाँ तक आप पढ़ना, और न्यूमेरिकल है वो करना। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।